एनवायरमेंटल लॉ के सब्जेक्ट से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बट हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अपने ही अंदाज में आज हम 20 मिनट के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। बिफोर वी गो, एक चीज आपको पता होना चाहिए। जब हम इंडिया में एनवायरमेंटल लॉ कहते हैं, कोई एक बेयर एक्ट नहीं होता, ये बहुत सारे सीरीज ऑफ बेयर एक्ट्स होते हैं। आपके पास बेयर एक्ट का सेट है तो उसमें एक बुक होगा एनवायरमेंटल लॉ करके। एक बार वो खोल लीजिए, अभी तक अगर आपने कभी नहीं खोला तो एक बार खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें एक बेयर एक्ट नहीं है। उस बेयर एक्ट बुक में बहुत सारे बेयर एक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आने की चांस है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। तो आपका जो बुक है उसमें आप देख लीजिए, आप डिक्लॉट वाला फॉलो कर रहे हैं या इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश वाला फॉलो कर रहे हैं, जो भी हो, आप अपने बुक में एक बार पहले देख लीजिए कि ये एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस कहाँ कौन से पेज पे क्या चीज लिखी है। बस इतना आप परिचय बना के रखें, ठीक है। फिर एक और जो आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, वो भी आपके बुक में है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए। इतना प्रिपरेशन है तो चलिए बाकी सब मैं खुद ही पढ़ा दूंगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज पॉपुलरली नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, AIB 19 में पूछा था। इनफैक्ट उससे पहले भी AIB 5, 6 ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन आया था। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन करके हम कौन से एक्ट को कहते हैं? एनवायरमेंटल लॉ में अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा एक्ट है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे बेयर एक्ट्स हैं एनवायरमेंटल लॉ के अंदर, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक एनेबलिंग एक्ट है। एनेबलिंग एक्ट का मतलब क्या है? ये एक मेन एक्ट है जिसके अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे रूल्स, गाइडलाइंस, रोक टोक लगाना, ये सब इसी एक्ट के पावर से कर रहे हैं। क्योंकि इस एक्ट के पावर से बहुत चीजें और उभर के आई हैं लॉ में, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ये सब इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि हमारे पास एक पेरेंट एक्ट या अम्ब्रेला एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसीलिए हम एनवायरमेंटल लॉ में अम्ब्रेला लेजिस्लेशन करके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बुलाते हैं, ठीक है। ये भी रिपीट हो सकता है, कई बार रिपीट हुआ है एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस, जैसे कि मैंने बताया AIB 15 में भी देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज पॉपुलरली नोन एज विच एक्ट? अब तो आपको पता ही है, आप मुझे कमेंट्स में बताना इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर मुझे कमेंट्स में बता दो। चलो, आई विल सी योर आंसर्स इन द कमेंट। चलिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है डेफिनेशंस को लेकर। जो हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमारे पास है सेक्शन 2, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। एंड एनवायरमेंट पोल्यूटेंट का ये जो डेफिनेशन है ये बहुत बार पूछा गया है, AIB 8, AIB 15 बहुत बार पूछा है। एनवायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है? जो एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, गैस सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, जो उस मात्रा में हो, उस कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी उस मात्रा में है कि वो पोल्यूशन कॉज करे, कि वो टॉक्सिक बन जाए एंड एनवायरमेंट को हार्म करे, एनवायरमेंट को इंज्यूर करे, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। तो ये काफी लॉजिकल सी भी चीज है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो एग्जाम हॉल में सेक्शन 2 खोल के भी आप ये वाला चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से मैक्सिमम हमेशा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से ही आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस बेयर एक्ट का तो आप परिचय बना के रखें। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फुल कोर्स में भी ये मैंने पढ़ा दिया है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, कई लोगों को डाउट है कि मैम क्या अभी ज्वाइन करके हम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली आप कर सकते हो। डेली अगर आप 2-3 घंटे की पढ़ाई भी करते हैं तो आराम से आपका AIB क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, ये समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़े। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट वाला टॉपिक, उसके लिए कितना हद तक पढ़े, कितने घंटे पढ़े, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बहुत लंबा है, उसमें क्या छोड़ना है, ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं होता है सेल्फ स्टडी में। तो इसीलिए शायद आपको मुश्किल लगे, स्पेशली लास्ट मोमेंट में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए।
अगर आपको खुद की प्रिपरेशन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड अभी तो ऑफर भी चल रहा है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, मैंने स्पेशल ऑफर भी लॉन्च किया है हिंदी के लिए, तो डेफिनेटली चेक आउट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ये जो स्पेशल ऑफर है ना, इसको मिस मत करना, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में एकदम एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सफिशिएंट टाइम है, डेली 2 आवर्स, डेली 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, सुबह थोड़ी देर, दोपहर को थोड़ी देर, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहे हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डज एन अपील टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लाई। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट करके एक एक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, डायरेक्शंस ये सब इश्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें है एक सेक्शन 5। इस सेक्शन 5 के आधार पर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट रिलीज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या गाइडलाइंस लगाएं, या कोई और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक्टिविटी, उसमें हम कौन से गाइडलाइंस लगाएं, ये सब सेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर सेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया है या कोई भी गाइडलाइंस इश्यू किए हैं या कोई भी एक्शन लिया है, यानी कुछ भी करे गवर्नमेंट, अगर उसके खिलाफ आपको कहीं पे अपील करना है तो आप कहाँ जाएंगे? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने तो गवर्नमेंट को सेक्शन 5 के अंदर ये सब करने का पावर तो दे दिया, डिसीजंस बना लो, गाइडलाइंस बना दो, रेगुलेशंस पास कर दो, आपको जो करना है वो करो। पर अगर आप उससे अफेक्टेड हैं, तो अगर आप ये डिसीजन से अफेक्टेड हैं, इस गाइडलाइंस आपके खिलाफ हैं, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? उसके लिए ऑप्शन है अंडर सेक्शन 5A टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में इंडिया में आया है। दिस इज अ स्पेशल बॉडी डीलिंग विद एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको अभी 2 मिनट में मैं पढ़ा दूंगी आगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सेक्शन 5A के अंदर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो भी ऑर्डर्स है, डिसीजंस है, गाइडलाइंस है, उसको NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, सेक्शन 5A। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये किस एक्ट के अंदर होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? इसका भी आंसर है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि मैंने बताया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, उसके अंदर हम बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। जब कोई भी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती है, या फिर जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, हिल्स पे, उत्तराखंड में कहीं पे बहुत सारे, या बीच के साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गोवा में भी देखा हमने कि बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब करते हैं, उस केसेस में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका असेसमेंट कराना पड़ेगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अगर अप्रूवल देती है कि हाँ ऐसे एरिया में आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तभी आप आगे जाके वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड वाया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आज भी वैलिड है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अनदर कॉमन क्वेश्चन जो आपको एनवायरमेंट में आते हैं वो है एनवायरमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में दोनों में ही एनवायरमेंटल लॉ को लेकर जिक्र है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में ऐसा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है ये पूछ रहे हैं, एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बैराक से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये आर्टिकल देख के समझ तो आ ही जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो फंडामेंटल ड्यूटीज का हिंट है ये भी समझ में आ ही जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो एक ही जगह होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन देख के आप वैसे लॉजिकली भी एग्जाम में आंसर कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बैर एक्ट उठाना है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बैर एक्ट उठाकर एक एक चीज आप मैच करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 51 कैपिटल A G में ही एक ही जगह होता है
अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एक जगह जिक्र होता है एनवायरमेंटल लॉ का, वो है अंडर आर्टिकल आपका 48 कैपिटल ए। ठीक है, तो हो गया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरलिंक्ड प्रोविजंस है फॉर एनवायरमेंटल लॉ। नेक्स्ट, हाँ ये बताइए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तो है, हाँ जी है, बट इट कैन नॉट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये AIB 17 का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, थोड़ा सा इधर उधर करके यही क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। हमारे पास एक एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, जो जैसे मैंने बताया कि आप चेक करके रखना कि आपके बैरक में वो है कि नहीं। अब ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसको बनाया है एनवायरमेंट मैटर्स के लिए। कौन से इश्यूज के लिए? जो एनवायरमेंट के संबंधित जो भी सिविल इश्यूज होते हैं, वो एनवायरमेंट वाले इश्यूज डील करने के लिए हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया। बट सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज फ्रैंकली ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास नहीं आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में शेड्यूल 1 करके है, क्या है? शेड्यूल 1 कहा है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में शेड्यूल 1 करके है। उस शेड्यूल 1 में एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एक्ट्स करके, तो उस एक्ट्स में जो भी इंक्लूडेड है सिर्फ वो मैटर्स एनजीटी के पास चलते हैं। उसमें क्या क्या है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा वाटर एक्ट, हाँ, तो अगर आप एक बार शेड्यूल चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या क्या आते हैं। वाटर एक्ट आता है, एयर एक्ट आता है, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जो हमारे मेजर लॉज हैं वो तो आते ही हैं शेड्यूल 1 में। पर क्या नहीं आते हैं वो पूछ रहे हैं। उसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ नहीं होता है, सिमिलरली फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं होता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट रिलेटेड राइट्स में आते हैं। उसको हम ना एनवायरमेंट रिलेटेड राइट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके या फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स को लेके कुछ नहीं कहता है, वो मैटर्स डील नहीं करते हैं। बट हाँ, पब्लिक लाइबिलिटी वाले मैटर्स डील करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? कैनॉट एक्सरसाइज पूछ रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों ही मैटर्स हम एनजीटी के पास लेके नहीं जा सकते। तो एनजीटी के पास क्या क्या लेके जा सकते हैं? वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा ये पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट ले जा सकते हैं। फिर एक और एक्ट है कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये मैटर्स भी जा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के मैटर्स भी शेड्यूल 1 में कवर्ड है, तो ये भी जा सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? शेड्यूल 1 करके एक चीज होगी, अंडर विच एक्ट? अंडर आवर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ये शेड्यूल 1 किस एक्ट का शेड्यूल 1 है? ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट का शेड्यूल 1 है। उसमें आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने कौन कौन से केसेस जा सकते हैं। आई होप दैट वेरी वेरी क्लियर। दिस ये ना अगर आप पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप आंसर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं कर, राइट? चलो, हाँ देखिए, AIB 20 में तो हमने कई सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हैं, एनवायरमेंटल लॉ से भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। इसको मैं एंड में आराम से डिस्कस करूंगी, तो एंड तक देखते रहना। हम बाकी के इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी डिस्कस कर लेंगे, केस लॉ डिस्कस करके फिर इस पे आते हैं, राइट? तो ये भी क्वेश्चन मैं समझाऊंगी कैसे करना है। वैसे उतना मुश्किल है नहीं जितना दिखता है, बट उससे पहले हम फटाफट इंपॉर्टेंट केस लॉज कर लेते हैं। जो हमारा एनवायरमेंटल लॉ है 2-3 मार्क वाला, ये 2-3 मार्क्स में बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, बहुत सारे नहीं, 5 लैंडमार्क जजमेंट्स लेते हैं। वो 5 से तो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, तो फटाफट से पढ़ ही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस एक्सपैंडेड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। राइट टू लाइफ है हम सबके पास, तो राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट टू एयर वाटर विच इज क्लीन करके किस केस में कहा है? ये इसका आंसर है सुभाष कुमार। ये बहुत बार पूछा गया है, दिस इज अ वेरी वेरी लैंडमार्क केस, एंड AIB में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है, एंड एनवायरमेंट लॉ टॉपिक से भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेशन है उसमें भी ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जो PIL के एंगल से पूछ सकते हैं, एनवायरमेंट के एंगल से पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से पूछ सकते हैं, इंटरलिंक्ड अप्रोच में पूछ सकते हैं। पर आंसर तो आपका एक ही होगा ना, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें पहली बार बताया गया है कि राइट टू फ्री एयर, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, ये सब हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। क्लियर? सुभाष कुमार। नेक्स्ट, हाँ ये ना AIB 20 में ये जब क्वेश्चन आया था, कई लोग कंफ्यूज तो हो गए, क्योंकि हम हमेशा MC मेहता करके रट के जाते हैं, बट MC मेहता के बहुत सारे केसेस हैं एंड उसमें साइटेशन कोई याद नहीं करके जाता है। तो चलिए एक बार आप याद कर ही लेते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं तो देखिए, विच पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस रिजल्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेइंग डाउन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती क्या है मैम? हमने ये ना टॉट वाले टॉपिक से लिंक्ड होता है। ये कहाँ लिंक होता है? ये टॉट वाले टॉपिक से लिंक होता है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में टॉट्स में समझा दिया, अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। हम कहते हैं लॉ में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी स्ट्रिक्ट एक लाइबिलिटी होना चाहिए, वो होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर लॉ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे देखा कि कुछ ऐसे गंभीर केसेस होते हैं जहां पर जिनकी गलती है ना, उनको कोई भी डिफेंसेस मिलने ही नहीं चाहिए, कोई भी एक्सेप्शंस मिलने ही नहीं चाहिए। तो हमने इसीलिए क्रिएट किया है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जहां पर कोई भी डिफेंस नहीं होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। आपके जो प्रेमाइसेस है वहां से कुछ भी डेंजरस गैस हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी डेंजरस चीज एस्केप करती है, किसी को हार्म करती है, तो आप हो एब्सोल्यूट लाइबल एंड आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन पे करना ही पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। ये सब किस केस में कहा गया है? ये कहा गया है MC मेहता वाला केस, जो है 1987। ये जो 1987 वाला केस है, ये है हमारा ओलियम गैस लीक केस। ओलियम गैस लीक केस को ही हम श्रीराम रिफाइनरी केस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रीराम रिफाइनरी केस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें श्रीराम रिफाइनरी से ओलियम गैस की लीक हुई थी। पर एक्चुअल साइटेशन तो यही है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। एंड जो ये 1988 वाला केस है ना MC मेहता, ये भी MC मेहता है, ये भी 1988 है। ये जो 1988 है वो गंगा रिवर का पोल्यूशन केस है। दिस इज गंगा पोल्यूशन केस, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो श्रीराम का ओलियम गैस है वो 1987 है, गंगा पोल्यूशन केस है 1988। क्लियर? तो आई होप आगे जब यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हर साल इन्हीं में से तो क्वेश्चन आ रहे हैं एनवायरमेंट में, तो इस बार भी आएंगे। कंफ्यूजन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेस। जिसने एनवायरनमेंट को खराब किया है, जिसने उस चीज को खराब की है, वही कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। सिंपल प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल को एनवायरमेंटल लॉ में अप्लाई किया है। सो व्हाट इज पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल? पोल्यूटर शुड बेयर द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन एज पोल्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। जिसकी गलती है वही भरवाई करेंगे, है ना? सिंपल सी प्रिंसिपल है। तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या इंडिया में एप्लीकेबल है? यस। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल बहुत सारे केसेस में अप्लाई हुआ है इंडिया में, तो वो भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है? सिमिलरली एक और प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल क्या है? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को भी कहाँ कहाँ यूज किए हैं ये पूछ लेते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मैं समझा देती हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम करके एक केस है। इस वेल्लोर वेलफेयर सिटीजन्स फोरम में ही दोनों चीजों को अप्लाई किया है, PP प्लस PP। PP प्लस PP क्यों लिखा है? ताकि आपको याद होने में आसानी हो जाए। PP यानी पोल्यूटर पे, एंड दूसरा PP है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो दो चीजें हैं, पोल्यूटर पेस एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दोनों PP है। एंड इन दोनों पीपीओ को एक ही केस में डिस्कस किया है, जो है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम। उसके बाद बाकी बहुत केसेस हुआ है। द फर्स्ट केस व्हिच हैज ब्रॉट दिस इनटू इंडिया इज वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस भी हुआ है, जो है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें हमने पोल्यूटर पे प्लस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, प्लस कौन सा? अभी जो हमने पढ़ा था
एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ये वाला लगाए थे, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्लस पोल्यूटर पे, ये दोनों किस केस में थे? ये थे विल और सिटीजन में। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ओलियम गैस लीक केस, वो फिर और कहाँ अप्लाई हुआ है? इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन। फिर पोल्यूटर पेस और कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है? फिर आप कहोगे इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन। तो यही 3-4 केस लॉज घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ये वाला सुन लीजिए। अगर चाहो तो 5 मिनट पीछे जाइए एंड जो भी मैंने केस लॉज अभी तक डिस्कस किया है तो एक और बार फिर से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इज ऑन द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन? ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, ये भी काफी फेमस केस है। तो उनमें से आप मुझे आंसर बता दो। आप कमेंट्स में लिखना ये मैं इसको आप लिख दो पब्लिक ट्रस्ट। आप बस कमेंट में लिख दो पब्लिक ट्रस्ट एंड ऑप्शन लिख दो, क्या आंसर आएगा मैं देखती हूँ। एंड फिर पिन कमेंट कर दूंगी, जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा उसका मैं पिन कमेंट कर दूंगी इस वीडियो के नीचे। ABCD अच्छे से देख लेना एंड मुझे आंसर बता दो पब्लिक ट्रस्ट का क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई होप अब तक तो आपने टाइप कर ही दिया होगा। चलो नेक्स्ट, हाँ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हम सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी आप जैसे अपना रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते। बट क्या रिलीजन के नाम पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाना, बहुत चिल्लाना, चीखना, शोर शराबा करना जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो, क्या ये वैलिड होगा? ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के पास इन द फुल गॉस्पेल केस, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ आपके पास राइट टू रिलीजन है, आप जैसे चाहो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर प्रचार भी कर सकते हैं। बट आप ऐसे तो मत कीजिए कि वो टॉलरेट जो आपका साउंड लेवल्स है या जो भी आपका पोल्यूशन लेवल्स है वो टॉलरेंस से ऊपर जाए, है ना। तो लिमिट में रहिए, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। तो हाँ अपना राइट टू रिलीजन फॉलो कीजिए, उसको प्रोपगेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो करना है कीजिए, बट it should not be something that cannot be tolerated। उतना लिमिट के बाहर, परमिसिबल लिमिट्स के बाहर जाके आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये किस केस में कहा गया था? KKR मैजेस्टिक कॉलोनी, KKR मैजेस्टिक कॉलोनी, बस उतना याद कर लीजिए। बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव है ना, 4 में से मार्क ही करना है, पूरा केस लो रट के तो नहीं जाना है AIB के लिए, ठीक है। तो मैंने तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, याद है आपको? कौन सा वाला क्वेश्चन? मैंने कहा था एंड में पढ़ाऊंगी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो चलिए वो कर लेते हैं। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर से बता ही देती हूँ मैं, स्टेटमेंट दिया है एंड उसके आधार पर जब भी कंक्लूजन 1 और 2 ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ना लॉ से ज्यादा आपकी लॉजिक ही चलती है, क्योंकि लॉ की जो भी चीज आपको पता होना चाहिए उन्होंने वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे दिया है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यस, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ कंपनी, अगर कंपनी है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस करती है तो क्या होगा, वो चीज उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है स्टेटमेंट में, आपको बैराक में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस लॉजिकली यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसको समझना है, इंग्लिश समझना है एंड कंक्लूजन्स पे अप्लाई करना है। तो देखिए, एक सेकंड पढ़ लीजिए मेरे साथ। तो कंपनी ने गलती की है, तो एवरी पर्सन हु वाज डायरेक्टली इन चार्ज, तो कंपनी को चला रहे थे कुछ लोग, है ना, तो जो भी लोग इंचार्ज में थे उन लोगों को, एवरी सच पर्सन इन चार्ज ऑफ एंड रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, जब वो ऑफेंस हुआ उस कंपनी में जितने भी लोग थे एंड इंचार्ज में थे, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ये सब काम करने का, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? दे विल बी डीम्ड गिल्टी, हम उनको दोषी ठहराएंगे। हाउएवर का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, बट जब कहना चाहते हैं तो कहते हैं हाउएवर अ पर्सन में एस्केप लाइबिलिटी, ठीक है। वैसे तो ऐसे जो भी लोग इंचार्ज लोग होते हैं वो गिल्टी माने जाएंगे, उनको दोषी हम ठहराएंगे। बट अगर वो एस्केप करना चाहते हैं, अब इस सिचुएशन से अगर वो एस्केप करना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, क्या है? इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज
और ही एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट इट। तो आप मुझे बताओ इस चीज में लॉ या बेर एक्ट खोलने की क्या जरूरत है? उन्होंने सब समझा दिया, लॉ क्या कहती है, लॉ में क्या एक्सेप्शन है उन्होंने समझा दिया। उन्होंने कहा कि एक तरीका होता है, अगर आप प्रूव करते हो कि उस टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था या मैंने सब कुछ ध्यान में रखते हुए काम किया फिर भी ये गलती हो गई। ड्यू डिलिजेंस का मतलब वही होता है, सब कुछ ध्यान में रखा फिर भी गलती हो गई, उसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। अगर आप ये सब प्रूव कर देते हैं तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। ये लॉ उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, आपको बैराक खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस नॉलेज के साथ कंक्लूजन्स पे आइए। देखिए, कंपनी एज वेल एज इट्स रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स मे बी हेल्ड लाइबल फॉर एनवायरमेंटल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। ये तो आंसर यस है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कंपनी एंड कंपनी को जितने भी लोग चला रहे हैं हम उसको दोषी ठहराएंगे करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट में बताया। देखिए कहाँ बताया, अगर अभी भी डाउट है तो आप एक बार फिर से आके यहाँ देख लीजिए। At the time of the offense as well as the company itself is deemed liable, तो जितने भी persons हैं and the company itself उनको हम दोषी ठहराएंगे करके उन्होंने खुद लिख दिया। तो स्टेटमेंट ए जो वन जो है वो यस करेक्ट है। देखिए, ऑफिसर ऑफ अ कंपनी कैन नेवर एस्केप लाइबिलिटी वंस द कंपनी इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, गलत है ना? क्यों गलत है मैम? ये देखिए, ये दिस इज नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज अभी हमने देखा कि अगर आप कहते हो ड्यू डिलिजेंस लिया है फिर भी गलती हो गई है, या फिर उस टाइम पे मेरे को नॉलेज ही नहीं था, आई वॉज नॉट द पर्सन, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, मेरे को नॉलेज ही नहीं था, अगर कोई बंदा ये सब प्रूव कर देता है तो वो एस्केप कर सकता है, तो ये नेवर एस्केप लाइबिलिटी तो गलत है, क्योंकि एक एक्सेप्शन तो लॉ में ऑलरेडी है, जो स्टेटमेंट में उन्होंने खुद बता दिया एक्सेप्शन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या होना है? स्टेटमेंट वन फॉलोस। तो कौन सा करेक्ट है? ओनली वन इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज एंड ऑप्शन टू जो कंक्लूजन टू है वो फॉलो नहीं करती है। तो आंसर आप लगाओगे ए। तो ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के लिए देखिए मैंने बैराक या कोई भी लीगल प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगाया, ये बस इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है उसको पढ़ के समझने में ही टाइम लग जाता है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस को सिंपली कैसे करना है उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हुए एक वीडियो किया है, वो यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगी, डेफिनेटली वॉच इट, वो देखे बिना तो एग्जाम में मत जाना।